इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होता है। यदि आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने के इच्छुक हैं तो ये सही समय होगा, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है। तो अभी अगर आप करते हैं तो प्लस जीएस पे आप लगभग 22,320 रुपये और कॉम्बो जो प्लस है उसमें 26,250 रुपये की बचत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी बाधा रहित पार करते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड देगा। दिस इज द अलर्ट कि भाई बहुत जल्दी एनुअल प्राइस हाइक होने वाले हैं। प्रतिज्ञा बैच जो मुखर्जी नगर से 10 जुलाई से लाइव हो रहा है, तो यदि आप इसमें एनरोल करना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज अवश्य करें। आरंभ बैच है, ये 2024 के लिए है, तो यदि आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो 8 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए भी आप MK लाइव रेफर कोड का यूज अवश्य करें। यदि आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप 0% EMI के साथ भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी दे रहा है। कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी देखिए, रूबरू के इस विशेष श्रृंखला में, इस विशेष एपिसोड में हम और आप आज बात करने वाले हैं बाढ़ की। राइट, दिल्ली में अभी जिस प्रॉब्लम से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो है फ्लड की प्रॉब्लम, बाढ़ की समस्या। तो बाढ़ के बारे में समझें इसके पहले हम ये समझ लें कि इंडिया में देखिए प्रॉब्लम दो तरह की होती हैं। एक तो ये कि जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, दूसरी होती है मानव निर्मित आपदाएं। प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली आपदा कहना ज़्यादा सही होगा। इन डिजास्टर्स दो हैं, एक प्राकृतिक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, और एक मैन मेड डिजास्टर, जो मैन मतलब ह्यूमन का किया जा रहा है जिसको लाने में। लेकिन बाढ़ एक ऐसा फिनोमिना है ना जिसमें प्रकृति के साथ साथ मानवों ने भी भरपूर योगदान दिया है, और इन दोनों ही सिनेरियोज की वजह से इंडिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम हम कई बार बार विटनेस करते रहते हैं। राइट, तो बाढ़ की समस्या क्या है, मिटिगेशन के उपाय क्या हैं, सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं, पूरा फिनोमेना आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। बाढ़ के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन को आज की क्लास में हम और आप देखने वाले हैं। देखिए क्लास की शुरुआत करें इसके पहले सबसे पहले हम समझते हैं बाढ़ का मतलब क्या होता है। क्या है बाढ़ मतलब, किसको कहेंगे बाढ़। राइट, जनरली बाढ़ मतलब हम लेके चलते हैं ना नदियाँ। राइट, जब नदियों में जल स्तर बढ़ जाए या जब वो अपने तटों को छोड़कर तटों के बाहर बहना शुरू कर दें तो वही सिचुएशन क्या हो जाती है, बाढ़ की सिचुएशन। परिभाषा अगर देखें यानी बाढ़ क्या है, तो देखिए एक वर्ड को उच्च जल स्तर, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा। यानी जब जल स्तर बहुत उच्च हो जाए, उच्च जल स्तर जो धारा के एक हिस्से के साथ, किसी भी हिस्से के साथ प्राकृतिक किनारों पर बह जाता है तो बाढ़ कहा जाता है। यानी जब कहीं पे भी लेवल, नदियों का लेवल अपने तट को छोड़कर उसके बियॉन्ड जो है जाने लगे, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, उच्च लेवल पे, हाई लेवल पे जाना शुरू कर दे, तो दरअसल उसी अवस्था को हम बाढ़ की अवस्था कहते हैं। दिस इज द थिंग विच वी पीपल टॉक्स एज नोन एज फ्लड। इसके अलावा बाढ़ कब आती है, तो बाढ़ देखिए कब आएगी, जब उसका प्रवाह नदी चैनल की क्षमता से अधिक हो जाता है। देखिए समझिएगा, कोई भी नदी का अपना चैनल होता है, चैनल मतलब जहां से होके नदी पास कर रही है। तो होता है ना नदी की जल धारण की क्षमता, जब नदी के जल धारण की क्षमता जब एक्सीड कर जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो अपने तटों को छोड़कर बहना शुरू करेगी। यानी जो है नदी चैनल की क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो क्या करेगा, अब जब तट को छोड़ के बहेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो किनारे की जो जगह होगी, जो आपका मैदान होगा, मैदान धीरे धीरे पानी की जद में आ जाएगा, पानी की चपेट में आ जाएगा। और जब पानी की चपेट यानी नदी छोड़ के, पानी जो है नदी का तट छोड़ के बाहर बहना शुरू कर जाए, तो बाहर वाली जो जगह हैं जब वो नदी के जद में आ जाएंगी तो वही उस जगह पे जो सिचुएशन को ला देती हैं उसी को हम कहते हैं बाढ़। राइट, इसके अलावा देखिए यानी कि अगर हम देखें तो बाढ़ एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे सारा जो मैकेनिज्म है या जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो ये है कि जब नदियाँ अपना जल अपने कैचमेंट एरिया नहीं, अपने चैनल से निकाल के बाहर करना शुरू कर दें। अब वो किस किस रीज़न से, कैसे ऐसा होता है, उस पर हम आए, इसका पहले मतलब समझें। तो बाढ़ का मतलब जिन चैनलों से होकर पानी को जाना था, पानी उस चैनल से ना होकर अपनी लिमिट को क्रॉस कर दे, अपने जो क्षमता है उसका जो है
उसको क्रॉस कर दे, उसको ब्रीच कर दे और उसके बियॉन्ड बहना शुरू कर जाए, तो उसी सिचुएशन को दरअसल बाढ़ कहा जाता है। तो चाहे बाढ़ हो चाहे सूखा हो, दोनों ही कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम ऐसी है जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे में चाहे बाढ़ हो चाहे सूखा, सबसे ज़्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट करती है तो वो है एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट होने का मतलब है कि हमारे फूडिंग पे इम्पैक्ट होना, राइट। तो बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो लगती तो है कि भूमि की समस्या है, लेकिन वो हमारी आर्थिक समस्याओं को, हमारी राजनीतिक समस्याओं को, अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उनको भी बढ़ावा दे देती हैं, राइट। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि दरअसल हम और आप फ्लड कहते किसको हैं, बाढ़ होता क्या है। अब जब समझते हैं कि ये बाढ़ अगर ये है यानी नदियों में जब जल स्तर का बढ़ना या नदियों के द्वारा अपने चैनल को छोड़कर उसके बियॉन्ड बहना, ये अगर बाढ़ है तो जरा समझते हैं बाढ़ के कारण क्या है, कैसे कैसे बाढ़ आती है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपदाएं दो तरह की हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब जो नेचर का लॉ है जिसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे भूकंप, अब वो आना है उसमें हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित आपदा जिसमें हम लोगों ने ही अपना योगदान दिया कि किसी तरीके से आपदा अब आना एक तरीके से कहिए व्यवहार्य है, अनिवार्य है, और उस वजह से आपदाएं आ रही हैं। तो दोनों ही रीजन को हमें समझना होगा कि बाढ़ आने के पीछे प्राकृतिक कारण क्या है और मानव निर्मित कारण क्या है। पहले जरा बात करते हैं प्राकृतिक कारणों से। देखिए बादल फटना, भारी वर्षा का होना, ये दीज आर द नेचुरल फिनोमेना कि भाई अगर बादल फट रहा है या अगर बहुत भारी भीषण वर्षा हो रही है तो अचानक जो जल स्तर है उसका बढ़ना एकदम सर्टेन है, जल स्तर बढ़ेगा। जब जल स्तर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा इसका मतलब नदियों के पास अब ग्रहण क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं बची है, नदियाँ अपने उफान पे चली जाएंगी, और नदियाँ अपने उफान पे जाएंगी तो वो जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं जन्म देगा हमारे बाढ़ को। दूसरी चीज़ कि अगर हम दो भागों में इंडिया को डिवाइड करें तो देखिए एक तरफ तो है उत्तर भारत का मैदान और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत का पठार। पठार जो हमारी मैदानी नदियां हैं इनका जो स्रोत है वो है ग्लेशियर्स, यानी आपके बर्फ, पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो सदा नीरा हैं, पेरिनियल हैं, उसके पीछे का रीजन ही है क्या, बर्फ। तो जब बर्फ पिघलती है नदियों में पानी आ जाता है, इसका मतलब कि सदा नीरा इसलिए होती है क्योंकि इनमें हमेशा बर्फ से पानी आता रहता है। तो सोचिए पहले तो बर्फ से पानी लगातार आ ही रहा है और इसके साथ साथ जो है वर्षा का भी पानी आ जाए तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनका कैचमेंट एरिया तो बढ़ना ही बढ़ना है। वहीं सदर्न इंडिया की बात करें यानी पठारी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ की नदियों के का जो स्रोत है, जो नदियों का सोर्स है वो बर्फ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा जल है। और वहाँ की जो नदियाँ हैं वो मेच्योर्ड हैं, और जो ये उत्तर भारत की मैदानी नदियाँ हैं ये अभी नवीन है, युवा अवस्था में है। इसीलिए इनकी जब जल ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है तो नंबर वन रीजन कि वाई इट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द प्राकृतिक रीजन, बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजन, जिसमें से सबसे प्राइम हमने देखा भारी वर्षा का होना एक बड़ा कारण है। इसके अलावा देखिए बर्फ का पिघलना, जो अभी हम और आप डिस्कस कर रहे थे, बर्फ का पिघलना। अब इसी में हम लोग मानव निर्मित रीजन को भी देख लें तो कहा जाता है बर्फ अपने जैसे जैसे गर्मी होगी बर्फ पिघलेगा, नदियों में जो है जलस्तर बढ़ेगा। लेकिन जब मानवों की वजह से आपके वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हीट बढ़ जाती है। दरअसल होता क्या है कि जब पृथ्वी से मतलब सूर्य से जो विकिरण आता है पृथ्वी उससे गर्म नहीं होती, बल्कि जो वो रेडिएशन वापस करती है उससे गर्म होती है, राइट। इसका मतलब यदि हम वायुमंडल में हीटिंग लगातार बढ़ा दें, एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों का यूज़ करना, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब हम ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा देंगे तो पृथ्वी एक गर्म आग का गोला बनती जाएगी, और जब ये गर्मी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये पिघलती हुई बर्फ को और तेजी से पिघलाने का काम करेगी। जब बर्फ और तेजी से पिघलेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, और जब नदियों में जलस्तर बढ़ेगा तो ये जो समस्या है ये बाढ़ को जन्म देगी, और इस वजह से भारत में फिर बाढ़ आने लगती है, राइट। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे तो आपका प्राकृतिक रीजन भी है और मानव निर्मित। और देखिए अगला जो रीजन है वो है
नदी प्रणालियों और बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों में परिवर्तन। देखिए नदी अपना कैचमेंट एरिया लेके मतलब चलती है, नदी अपने हिसाब से फ्लो करती रहती है, लेकिन जब नदियों के क्षेत्र में मानव खुद आ जाए, यानी मानव के क्षेत्र में नदी नहीं आई, कहा जाता है दिल्ली में जो लाल किले वाला एरिया है यहाँ पे कभी यमुना लाल किले से होकर बहती थी, रेड फोर्ट से पास करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन बढ़ा तो यमुना के तट को सिकोड़ना शुरू हो गया। अब जब सिकोड़ते 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 नदी का तो वो क्षेत्र था, अब जब नदी में अचानक जल स्तर बढ़ा तो नदी ने अपने पुराने कैचमेंट एरिया तक अपना विस्तार कर लिया, और जब पुराने कैचमेंट तक एरिया तक विस्तार किया तो उसी ने कहीं ना कहीं फ्लड को जन्म दे दिया। तो जब नदी के जलग्रहण क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, और यही हमने देखा था केदारनाथ में जब डिजास्टर आया था, तो क्योंकि विकास के नाम पर जब इतनी ज्यादा आधुनिकता को बढ़ावा दिया गया कि जहां नदी के क्षेत्र को छोटा किया गया, जलग्रहण क्षेत्र को छोटा किया गया, और एक टाइम पे जब नदी ने अपना विस्तार किया बिकॉज ऑफ द वाटर, कि जब उनके पास वाटर कैपेसिटी बढ़ने लग गई और उन्होंने अपने सीमा का विस्तार किया तो सारी की सारी आधुनिकता वहीं पे बहना शुरू हो गई, राइट। तो देखिए जल ग्रहण क्षेत्रों में परिवर्तन, अगेन दिस इज द रीजन फॉर द फ्लड इन इंडिया। इसके अलावा देखिए नदी तलों की गाद, ये क्या होती है, कहा जाता है कि जो बालू होती है, जब नदियां चलती हैं तो अवसादों को, सेडिमेंट्स को काटते हुए चलती हैं, ये अवसाद नदी के पास बसते चले जाते हैं, और ये अवसाद कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नदी जल को रोकने का काम करते हैं। बट सैंड माइनिंग की वजह से या मतलब घर वगैरह बनाने की वजह से जब इन गादों को लगातार वहां से हटा लिया जाता है, अवसादों को हटा लिया जाता है, सेडिमेंट्स हटा लिए जाते हैं, तो नदी यहाँ पे अब जो मतलब कहीं ना कहीं इसका तट को रोकने का काम जो तलछट कर रहे थे, तलछटों को ही हटा लिया गया, तो अब तो नदी का विस्तार होना ही होना है, और यहाँ से जब नदी का विस्तार होता है तो यहाँ पे जो है आपके इसकी समस्या आ जाती है, फ्लड की समस्या। कहा जाता है इस समय जो दिल्ली में प्रॉब्लम आई हुई है, बाढ़ की समस्या आई है, उसमें एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि हथनी कुंड बैराज से जल को छोड़ा गया है, राइट। तो होता क्या है, जनरली हम बड़े बड़े बांध बना लेते हैं। बांध क्यों बनाते हैं आपको पता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए। ऐसे में जब बड़े बड़े बांधों से जल को छोड़ा जाता है तो, और इस तरीके से छोड़ा जाता है बिना किसी प्रायर प्लानिंग के, तो वो अचानक नदियों के जलस्तर को बढ़ाती हैं, शहरों में एंटर कर जाती हैं, और वो बाढ़ का रूप ले लेता है, फ्लड का रूप ले लेता है। तो अगेन बिकॉज ऑफ डैम जो है ऐसा होता है। फिर देखिए अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो तीन तरफ से इसको समुद्र ने घेर रखा है। अगर आप इन तटों की बात करें तो यहाँ पर तो चक्रवाती वर्षा ही होती है, इस तरह से चक्रवात आते हैं और यहाँ पे वर्षा होती है। कई बार ये चक्रवातीय वर्षा विकराल रूप ले लेती है, राइट। अभी हमने एक रीसेंट चक्रवात विटनेस किया है इंडिया में, बिपरजॉय। तो ये जो चक्रवातीय वर्षा है ये भी इसके लिए प्राइम रीजन पैदा करती हैं। उड़ीसा में हमने देखा था कि जो है फाइलिन नाम का एक बार चक्रवात आया था जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। तो ये जो तटवर्ती जोन है यहाँ पे आने वाले चक्रवात भी फ्लड का कारण बनते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर द फ्लड इन इंडिया। इन कुछ मतलब कारणों से भारत में जो है बाढ़ आती रहती है, इन सब कारणों की वजह से इंडिया में बाढ़ आती रहती है। पहला तो ये हो गया आपका प्राकृतिक कारण। इसके अलावा देखें कुछ मानव जनित कारणों में कि मानव कैसे कैसे इसमें भूमिका निभाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने साथ के साथ ही आपके साथ देखा वो था हमारा ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। देखिए वैसे तो हमने ऑलरेडी समझ ही रखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन फिर भी अगर आसान शब्दों में देखें तो कहा जाता है कि पृथ्वी में अगर पृथ्वी पे ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो पृथ्वी जो है ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। तो हमें जीवन निर्वाह के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत है जो पृथ्वी में एक लेवल का तापन बना के रखती हैं, गर्मी बना के रखती हैं, राइट। होता क्या है कि जो सूर्य से किरण आती है पृथ्वी उससे जो है उससे हीट उसमें हीट नहीं आती, बल्कि जब पृथ्वी सूर्य को उस किरणों को वापस करती है तब वहां से हीट का जनरेशन होता है। कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसों की सबसे खास बात यह है कि ये उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं पर धीरे धीरे एमिट करती हैं, एक साथ एमिट नहीं करती, धीरे धीरे एमिट करती हैं। तो जब धीरे धीरे एमिट करेंगी, जैसे आपकी वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो ये धीरे धीरे एमिट करेगी। ऐसे में क्या होगा कि जब ये मतलब जब तक एमिट करेगी तब तक सूर्य से दूसरी किरण आ चुकी होगी, तब धीरे धीरे एमिट करेगी, यानी ग्रीन हाउस गैसें लगातार अपने हीट को ट्रैप करे रहेंगी, और हीट को ट्रैप करे रहेंगी तो इससे पृथ्वी पे गर्मी का मतलब पर्याप्त बैलेंस बना रहेगा। इसको आपने पढ़ा होगा, अर्थ का हीट बजट मेंटेन रहता है, राइट। लेकिन अगर मानवीय कारण से जो
ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन या उसकी उपलब्धता वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई। जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा हीट को भी ट्रैप करके रखेंगी। ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रखेंगी तो यहाँ पे जो तापन है उसकी दर बढ़ जाती है, और जब तापन की दर बढ़ जाएगी तो ये अपना असर तो दिखाएंगी ही। ऐसे में पिघलने वाली बर्फ और तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी क्योंकि वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। तो द फर्स्ट थिंग बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग विच इन्फ्लुएंस द फ्लड इन इंडिया इज नंबर 1 दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किन रीजनों की वजह से, जैसे किन रीजंस की वजह से होता है, जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनकी वजह से भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो वाहनों का अत्यधिक प्रयोग है इनकी वजह से भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। तो जब भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो बाढ़ तो सर्टेन है, आनी ही आनी है। और चीज देखिए, तो दूसरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई अगर समझे तो कहा जाता है जो वन मतलब वन और क्रॉप दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो हम और आप चावल दाल खाते हैं वो फसल है, और यहाँ पे वन की बात हो रही है। वन मतलब जहाँ पे पेड़ों की बात है, राइट। तो वन के साथ या पेड़ों के साथ सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो मिट्टी में जब जाते हैं तो जड़ों को बांधे रखते हैं। जड़ों को बांधते हैं इसका मतलब है कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ये पेड़ की गिरफ्त में रहती है, राइट। इससे क्या होगा कि जब नदी इस क्षेत्र से पास भी करेगी तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स को काट के नहीं ले जा पाएगी, सेडिमेंट्स कम से कम लेके जाएगी। तो इससे क्या होगा कि दरअसल जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा गाद, बहुत सारा मलबा ये मैदानी क्षेत्रों में भर जाता है, राइट। इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो जब बहुत सारे वन होते हैं तो मलबे नहीं जा पाते, सिर्फ वाटर का प्रॉब्लम होगा, मलबे तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब वनों की कटाई हो जाएगी, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आपके पास पेड़ ही नहीं रहेंगे, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिट्टी को बांधे रखे, और जब मिट्टी बंध ही नहीं पाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू डिजास्टर। डिजास्टर आना होगा, फिर जो होता है फ्लड, और फ्लड के साथ साथ अलग से भी जो कुछ प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं। तो फ्लड आया, फ्लड के साथ साथ अवसाद आ गए, और उन अवसादों में कई सारे पॉल्यूटेंट्स, गाद, अवसाद ये सब आके जमा हो जा रहे हैं। तो वनों की कटाई अगेन द प्राइम रीजन फॉर द फ्लड इन इंडिया। और देखिए कहीं ना कहीं प्लान्ड सिटी का कॉन्सेप्ट या भूमि उपयोग का कॉन्सेप्ट देखें, देखिए ये देखिए इसमें 2-3 रीजन हम जरा समझते हैं कि कहा जाता है कि सिटी को प्लान्ड बनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सिटी प्लान्ड थी, जिसमें ऊपर का क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र और नीचे जो है सीटाडेल होता था, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सिटी प्लान्ड नहीं है, मतलब प्लान मतलब कि हमें देखना होगा सिटी का ढाल कैसा है, शहरों का ढाल कैसा है। अब ऐसा तो नहीं कर देंगे ना, जो ऊंचाई का क्षेत्र से पानी तो नीचे जाएगा ही, यानी अगर कोई क्षेत्र ऊंचा है कोई नीचा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से पानी नीचे जाएगा। अगर निचले क्षेत्रों में आपने ज्यादा जनसंख्या को बसा दिया तो वहां पे बाढ़ जैसी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये तो आएंगे ही, राइट। इसीलिए जरूरी होता है कि किसी भी शहर को बनाने से पहले उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी जाए कि कहाँ पे हमें क्या बनाना है, स्कूल कहाँ होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा, कहाँ पे क्या चीजें बनाई जाए। अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान द सिटी, अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द आइडिया कि भाई किस तरीके से हम इन नेचुरल डिजास्टर से बचेंगे। लेकिन अभी जो सिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे प्लानिंग नहीं देखने को मिलती। इसीलिए जब कोई भी समस्या आती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि जब सब्सिडी के पे आपको वर्षा जल, मतलब सब्सिडी पे जब पानी वगैरह मिलता है, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, खाद वगैरह मिलता है, तो जनरली क्या होता है कि लोग पानी लगा के छोड़ देते हैं कि बहता रहे। ऐसे में क्या होता है धीरे धीरे जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है उसका क्षरण होता रहता है, वो हटती रहती है, राइट। और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो आपस में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे में जैसे ही इनसे बाढ़ का जल गुजरता है तो ये उसके साथ ही बह लेते हैं। तो भूमि का जो उपयोग है वो भी हम देख रहे हैं बिल्कुल नॉन साइंटिफिक पैरामीटर पे, अनसाइंटिफिक पैरामीटर्स पे किया जाता है, जो बाढ़ की जो मतलब कह लीजिए रेट है उसकी दर को और ज़्यादा भयावह कर देते हैं और ज़्यादा बुरा कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि एक तो हो गया आपकी वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और भूमि का उपयोग इस तरीके से हो रहा है, इस वजह से भी बाढ़ आ रही है। अब देखिए शहरीकरण में वृद्धि।
अच्छा, अगर क्या हम ये कहें कि शहरीकरण बुरा है, शहर बनाना ही नहीं चाहिए, तो ये बात तो सही नहीं। शहर तो देखिए बनेंगे, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा शायद हमारे लिए जो है अर्बन सोसाइटी की नीड या सिटीज़ की नीड लगातार बढ़ेगी। ऐसे में अगर मान लीजिए शहरीकरण बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत यह है कि शहरीकरण में चाहे रोड बनाना हो, घर बनाने हो, यानी यहाँ पे उन स्पेस की कमी होती है, उन जगहों की कमी होती है जो इन जलों को एब्जॉर्ब कर ले, इन पानी को, इस पानी को एब्जॉर्ब कर सके। राइट। आप देखते होंगे गांवों में जैसे ही बारिश होती है तो क्योंकि सड़कें भी कच्ची हैं, खेत हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, इन वर्षा जलों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो धीरे 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 भूमि में रिस रिस के चला जाता है, और भूमि में रिस रिस के जाने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा भूमिगत जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। लेकिन शहरों में हम देखते हैं हर जगह पे सारी चीज़ें पक्की हैं, रोड पक्की हैं, घर पक्के हैं, तो होता क्या है कि जो पानी है लगातार सिर्फ फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, रिस्क नहीं जा पाता। इस वजह से नंबर वन तो उस पानी की वजह से बहुत सारी गंदगी उस पानी में जमा हो जाती है, और उसके साथ साथ जो बहाव है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की सिचुएशन या बाढ़ का जो भयावह रूप है वो हमें देखने को मिलता है। बिकॉज शहरीकरण में वृद्धि, इसका मतलब वर्षा जल को सोखने के साधन कम। राइट। इसीलिए हम कई सारे प्लान लेके काम कर रहे थे। अभी प्लान्स पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्लान चल रहे थे। कि देखो, शहरीकरण को आप मना नहीं कर सकते, शहरीकरण तो होना ही होना है। ऐसे में ज़रूरत शहरीकरण को रोकने की नहीं, बल्कि प्लान्ड शहरीकरण के करने की ज़रूरत है, ताकि अगर ये प्रॉब्लम आए भी तो इस लेवल पे कैलरेट ना होने पाए कि यहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएं। राइट। तो वनों की कटाई हमने समझा, इसके साथ साथ हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग कैसे एक रीज़न होता है। जो लैंड है उसका एकदम किस तरीके से अनसाइंटिफिकली यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो शहरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है, इस वजह से भी, शहरीकरण में होने वाली वृद्धि की वजह से भी जो बाढ़ है वो तो रुकेगी नहीं, लेकिन जो बाढ़ की दर है, बाढ़ के प्रभावित करने की दर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो इस तरीके का रूप ले लेती है कि कई दिनों तक विकास ही अपने आप में कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। द पीपल आर नॉट एबल टू ग्रो ऑन देयर पेस, जो विकास की रफ्तार है वहीं पे थम जाती है। राइट। और आगे देखते हैं कि अगर बाढ़ आ गई तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। देखिए, परिणाम डिपेंड करता है कि कितने जगह को इसने प्रभावित किया। राइट। क्या हम बाढ़ को टाल सकते हैं? आंसर विल बी नो। बाढ़ को आप टाल नहीं सकते, बाढ़ तो भाई आनी ही आनी है, फ्लड्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बस दिक्कत इस चीज़ की है कि आप फ्लड का जो इम्पैक्ट हो उसको मिनिमाइज कर दें। लेकिन अब जब वो मिनिमाइज करने की जगह और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए, और ज़्यादा स्कैलरेट हो जाए, तब परिणाम कहीं ना कहीं भयंकर परिणाम होते हैं। तो बाढ़ के अगर हम परिणामों की चर्चा करें तो ऐसा नहीं होगा कि परिणाम नहीं आएगा, परिणाम तो बिल्कुल आएगा, बट ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल पर उसने चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया है। बहुत ज़्यादा, बहुत कम, कितने लेवल पे बाढ़ ने चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया है। अब जरा समझते हैं बाढ़ के परिणामों की हम और आप चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो खास बात है कि बाढ़ तो अस्थायी है, लगातार तो आ नहीं सकती कि 2-3 साल आती रहेगी। राइट। लेकिन जो बाढ़ का प्रभाव है वो स्थायी बन जाता है। राइट। डिपेंड करता है क्योंकि जो बाढ़ की तीव्रता है, बाढ़ की आवृत्ति है, वो लगातार धीरे धीरे से बढ़ रही है। राइट। बाढ़ तो मतलब आई और खत्म हो गई, लेकिन जैसे मान लो पानी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ के खत्म हो गया, लेकिन वो जलस्तर हट नहीं पा रहा है, वो लगातार लॉग होके रखा है, वाटर की लॉगिंग हो गई है। लॉगिंग मतलब निकलने का वाटर को कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्या है वो स्थायी बन जाती है, वो अस्थायी नहीं रहती, वो स्थायी हो जाती है, लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करती है। तो जो सबसे बड़ा परिणाम है कि बाढ़ अस्थायी फिनोमेना है, लेकिन जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्थायी हो जाती हैं। आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, अभी इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग हर साल कोई ना कोई जगह, कभी असम, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कहीं ना कहीं बाढ़ आती ही रहती है। और अब ये बाढ़ फैटल होती जा रही है, घातक होती जा रही है, जहाँ पे लोगों की जानें भी जा रही हैं और संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लोगों के घरों में पानी का घुसना। राइट। लोगों के घरों में पानी का घुसना, लंबे समय तक बना रहना, फिर बड़ी मुश्किल उसको निकालना, और उसके बाद होने वाली जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पानी अपने साथ अवसादों को लेके आया है। अवसाद में पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, प्रदूषक भी हो सकते हैं, जो आपके घरों में या आपके शहरों में अगल बगल में बस गए हैं, जम गए हैं, और इसकी वजह से जो गंदगी और बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इस लेवल की गंदगी और बीमारी की ये जानलेवा भी हो सकती है। राइट। दूसरा,
कि जब किसी के घर में पानी जा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो घर का मालिक है, जो घर के लोग हैं, वो घर के को छोड़ना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं विस्थापितों की समस्या जो है बढ़ रही है, विस्थापन हो रहा है। जिस प्लेस पे लोग रह रहे हैं उस प्लेस को उनको छोड़ना पड़ रहा है। और दूसरी चीज कि अगर वो उस जगह पे वापस भी आएंगे तो कहीं ना कहीं सोचिए कि उस पर्सन के यानी उस परिवार के मन में हमेशा भय लगा रहेगा कि पता नहीं आने वाले समय में और क्या चुनौती हमारे सामने आ जाए। ऐसे में सेफ प्लेसेस पे लोगों की जब निर्भरता बढ़ेगी तो हर कोई चाहेगा हम यहीं रहें, मतलब यहीं पे हम सेफ हैं, तो उस जगह पे जो जनसंख्या दबाव है वो बढ़ जाएगा। तो बाढ़ की जो समस्या है, जो सबसे बड़ा परिणाम है कि हर साल आती है और धीरे धीरे तो ये फैटल होती जा रही है, घातक होती जा रही है। फिर देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा तो सारा जो इकोनॉमी का जो या लगे हुए लोग हैं या जो पीपल हैं या जो हमारी इकोनॉमी है वो कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर देखिए जैसे फसलें खड़ी हैं और फसलों में लगातार फसलें पानी में डूबी रहेंगी तो फसल तो आपकी चौपट हो गई, राइट। अब जैसे आलू बोया है या गेहूं वगैरह बोया है और पता चला कि बाढ़ आ गई तो फसलें अगर उसमें गई तो बिल्कुल खत्म, राइट। तो फसल डूबेगी तो किसान को तो नो डाउट जो है उसके साथ तो अन्याय हो गया, किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ खाद्यान्न की भी समस्या देश में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जो खाद्य है उसकी उपलब्धता भारत में कम हो रही है। क्यों? ऐसे रीजन की वजह से जो कि अस्थायी रीजन था, जो कि स्थायी रीजन नहीं था। लेकिन जब लंबे समय तक बाढ़ का पानी वहां पे भरा रहा तो इस वजह से जो लगी हुई क्रॉप्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है और क्रॉप्स बिल्कुल चौपट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। और अगर हम देखें और क्या इसके प्रॉब्लम्स होते हैं तो देखिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोगों को कंपेल होना पड़ता है कि वो अपना घर छोड़ दें क्योंकि वहां पे डूबने का, जैसे अभी हालिया कल परसों की खबर थी जहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो लोगों से आह्वान कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो जल्द से जल्द अपना घर छोड़ दें, राइट। देखिए, जब घर छोड़ना पड़ता है तो कई सारी चीजें हमारे दिमाग में एक साथ काम करती कि कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे? हम जो इतने समय से अपना घर बसा रहे थे उस घर को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा देके जाता है, राइट। और फिर जब आप उस घर में वापस भी आएंगे तो हमेशा एक डर के साथ रहोगे कि अब पता नहीं कब ऐसी समस्या दोबारा ना फेस करनी पड़ जाए। तो गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, लोगों के सामने भी चैलेंज है। अपने गवर्नमेंट के सामने तो ये प्रॉब्लम है कि अब इतने सारे लोगों को, विस्थापित लोगों को कहाँ बसाएं और कैसे उनको सेफ जगह पे फिर से भेजें, फिर उनके घर की सारी चीज़ें कराने के बाद उनको फिर से वहाँ पे बसाना और वो भी भयमुक्त तरीके से बसाना। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द थिंग विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ योर फ्लड। इसके अलावा जब बाढ़ आती है तो इकोनॉमी तो बिल्कुल ठप हो जाएगी, ना ट्रेन, ना रोडवेज, ना कम्युनिकेशन, सारा का सारा ठप पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो है जो जो रूट्स हैं, जो कम्युनिकेशन रूट्स हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई हैं। अब अगर मान लीजिए कि ना ट्रेन रहेगी ना रोड्स पे गाड़ियां चल पाएंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इकोनॉमी रुक जाएगी। हमारी इकोनॉमी की जो धमनियां हैं वही आपकी सड़कें हैं, संचार व्यवस्थाएं हैं। और अगर धमनियां ही रुक गई तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी ना, सेम वे इकोनॉमी में ना तो डिमांड होगी ना सप्लाई हो पाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जो हम सामान को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ भारत के इंटरनल मैटर्स में नहीं बल्कि भारत के बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इससे हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट धीरे धीरे से कम हो जाएगा। तो जो अगेन विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो है परिवहन है वो बिल्कुल सीमित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो एक तो हो गया आपका रेल, सड़क और संचार सेवाओं का बाधित होना। अब बाढ़ आई, ये तो जो है सिंपल फिनोमेना था, अस्थायी थी। बाढ़ आई और उसके बाद चली भी गई। लेकिन बाढ़ अपने साथ बहुत सारी चीजें छोड़ गई। जब वो आई तो उसने गाद अवसाद जमा कर दिए, प्रदूषक जमा कर दिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जमा कर दिया जिनको हटा पाना तुरंत के लेवल पे पॉसिबल नहीं, तो वो लंबे समय तक यहीं पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो जब वो यहाँ पे या मैदानी भागों में इन चीज़ों का जमाव हो जाता है तो वो अपने साथ लंबे समय तक संक्रामक रोगों को बनाए रखते हैं, राइट, कम्युनिकेबल डिसीजेस को बनाए रखते हैं। और फिर इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से लड़ना ना केवल सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बल्कि सभी के लिए टफ काम होता है कि कैसे इतने लंबे समय तक इन कम्युनिकेशन डिसीजेस से बचा जाए, राइट। तो
बहुत सारे ऐसे डिसीजेस जैसे हैजा हो गया आपका, आपका डेंगू, मलेरिया, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने पीक पे पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन विच इज नो डाउट अ नेचुरल सिचुएशन, नेचुरल फिनोमेना, बट ड्यू टू ह्यूमन इम्पोजिशन, मानवों की वजह से उसकी जो दर है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं आपके बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, विकराल समस्या का रूप ले लेती है। तो रीजन भले नेचुरल हो, बट नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रीजंस, दोनों इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो बनते हैं, दोनों ही इसके पीछे अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि जो आप देखोगे ये समस्याएं कितनी ज़्यादा हो जाती। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखें तो ये सारे तो हमने गंदे गंदे वाले देख लिए। कहा जाता है इसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी होता है, राइट। जब बाढ़ आएगी तो अपने साथ जलोढ़ मृदा को भी लाएगी, मतलब सेडिमेंट्स को कट करते हुए लाएगी, तो वो मृदा जो है मैदान पे बिछ जाएगी, सॉइल जो है मैदान पे बिछ जाएगी। अब ये तो नवीन मृदा है, नई वाली मृदा है, नई मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। ऐसा नहीं कि बाढ़ से समस्याएं लाएगी, बल्कि बाढ़ से कहीं ना कहीं जो उपजाऊपन है या जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि फर्टिलिटी बढ़ेगी भी कहाँ, है ना। हर जगह तो शहर बस गए, हर जगह पे तो रोड है, तो कहाँ वो अवसाद जमा होंगे और किस हिसाब से फर्टिलिटी होगी, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। हालांकि एक सकारात्मक परिणाम ये जरूर होता है कि बाढ़ में नदियां अपने साथ फ्रेश जो एलुवियल सॉइल है उसको जमा देती हैं, जिससे उर्वरता तो बढ़ जाती है, राइट। अगला देखते हैं, भारत में बाढ़ के वितरण को समझें कि बाढ़ जो है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है। तो देखिए, कहा जाता है कि देश में आने वाली बाढ़ का लगभग क्षति का लगभग जो है 27% बिहार को झेलना पड़ता है। बिहार में आपको ने नाम सुना होगा कोसी नदी, कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहते हैं, जो अपने मार्गों को बदलने के लिए जानी जाती है। कभी इधर से निकली, कभी उधर से निकली, कभी उधर से निकली। तो इस वजह से बिहार में कोसी की नदी की वजह से हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, इसीलिए बिहार लगभग 27% जो है बाढ़ से होने वाली क्षति से ग्रसित है। उसके बाद नंबर आता है आपके यूपी का। यूपी मतलब गंगा, जमुना, है ना, टोंस, सोन, सोन तो नहीं, टोंस, इन सारी नदियों का गढ़ है। और जब नदियों का जलस्तर बढ़ा तो वहां पे बाढ़ आएगी। तो अगेन यूपी जो लगभग 33% बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड, उत्तराखंड को तो कौन भूल सकता है, अभी हमने कुछ ही साल पहले केदारनाथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखी थी। तो उत्तराखंड जहाँ लगभग 15% जो है और उसके बाद पंजाब और हरियाणा, ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आती रहती है। यदि आपने गौर किया हो तो मैक्सिमम जो क्षेत्र हैं वो सब उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। अगेन द रीजन इज कि उत्तर भारत में नदियों के पास दो सोर्सेस हैं, एक तरफ तो उनके पास जो है बर्फ पिघलने से पानी आ रहा है, और दूसरा नदियों में जल स्तर बढ़ना के पीछे का रीजन है अतिरिक्त वर्षा का होना, तो इसकी वजह से भी पानी आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे जल स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए जो उत्तर भारत है वो बाढ़ से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू द आपका सदर्न इंडिया, राइट। तो ये तो हो गया वितरण। और देखें तो अगर नदियों के क्रम में देखें तो एक बाढ़ आ सकती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न जोन, गंगा नदी क्षेत्र यानी आपका मैदानी भाग, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और आपका दक्कन का पठार। 4 जोन में इसको बांट के पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र, दक्कन या मध्य भारत का पठार, और उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब आपका गुजरात वाला जो बेल्ट है वहां पे। ये 4 अलग अलग बेल्ट्स में हम जो बाढ़ का वितरण है वो देखेंगे, राइट। देखिए, उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर, महानदी, इनके मध्य में और निचले मार्ग में कम ढाल के कारण यहाँ पे ये जो जगह है ये बाढ़ की चपेट में आती है। कम ढाल के कारण ये जो है बाढ़ की चपेट में आती है। इसके अलावा समतल मैदानों में, क्योंकि जल निकासी किस तरीके से होगी, समतल मैदानों में जल निकासी के लिए पर्याप्त ढाल ही नहीं है। मान लीजिए ये समतल, इस पे अगर हम पानी गिराएंगे तो ढाल ऐसे हो तो पानी बह जाएगा, लेकिन इस तरीके से रहने से ये सब समतल मैदान है और यहाँ से पानी बह नहीं पाता, इसीलिए वो बाढ़ का रूप ले लेता है, फ्लड का रूप ले लेता है, समतल मैदान में पानी का ना बह पाना। इसके अलावा देखिए, प्रायद्वीप नदियां परिपक्व हैं, एक तो मैच्योर है, दूसरा क्या है कठोर चट्टानी तलियों में है, और तीसरा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि उनके पास जो है ग्लेशियर सोर्स के रूप में नहीं है, ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, वो है आपका वर्षा का जल, इसीलिए वहां पे बाढ़ आने का खतरा
सीमित रहता है। भारत के पूर्वी तटों की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के दौरान ये वाला जो तट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चक्रवाती वर्षा का ये गढ़ होता है। ठंड में अक्टूबर नवंबर में आपको पता है कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं चक्रवाती या जो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से वर्षा होती है, या पूर्वी जो तट है वो चक्रवाती वर्षा भी प्राप्त करता है। चक्रवात कई बार यहाँ पे बाढ़ भी ला देते हैं। तेज हवाएं, तूफानी लहरें, ज्वारीय लहरें और मूसलाधार बारिश, इन सब की वजह से इन जगहों पर बाढ़ आती है। ऐसे बाढ़ उड़ीसा ने, आपके आंध्र प्रदेश ने कई बार विटनेस भी किए हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो भाई बाढ़ आएगी, तो बाढ़ को आप मना तो नहीं कर सकते, राइट, या किसी भी डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते। डिजास्टर तो आना ही आना है, आपदाएं तो आनी ही आनी है। हम उसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकते हैं, राइट। तो कैसे प्रभाव को सीमित करें, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय दरअसल अपनाने चाहिए। अब क्योंकि हम भारत के लोगों ने हमारी जो शक्तियां थी उसको तो अपनी सरकार में स्थानांतरित करके रख दिया है, तो पहले जरा समझते हैं सरकार इस दशा में क्या उपाय अपनाती है, क्या क्या चीज़ें करती है और क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में भी किए जाने चाहिए। सबसे पहले कहा जाता है कि यदि समस्या आने से पहले ही हम सचेत हो जाएं तो समस्या के प्रभाव को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, राइट। मतलब दो अप्रोच होती है, एक को हम कहते हैं रिएक्टिव और एक को कहते हैं प्रोएक्टिव। देखिए, एक को कहते हैं रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील, और दूसरा कहते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब अनुक्रियाशील। एक अप्रोच कहती है जब समस्या आएगी उसके बाद हम उसको सुलझाएंगे। दूसरी अप्रोच यानी प्रोएक्टिव अप्रोच ये कहती है अनुक्रियाशील होना, कि समस्या आने ही ना पाए उसके पहले हम उसका जो है समाधान कर लें। तो कहा जाता है कि यदि हम अपने पूर्वानुमान को यानी मौसम पूर्वानुमान को थोड़ा सा सशक्त करना शुरू कर दें, यानी हमें अगर पहले से ही पता चल जाए कि किस लेवल की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आने वाली है, तो एटलीस्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को सेफ जगह पे पहुँचाने का काम है, उनको वो पहले कर लेंगे। इससे जो बाढ़ से आने वाली समस्याएं हैं, समस्याएं नो डाउट आएंगी, लेकिन उसको काफी हद तक आप सीमित कर सकते हैं अगर हमें पहले से बाढ़ का पूर्वानुमान मिल जाए, राइट। तो पहला चीज ये है, बाढ़ का पूर्वानुमान मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज किया जा सकता है, इसको मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी वर्तमान में देश में लगभग 175 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन है। बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन में देखिए कि बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क बाढ़ प्रवण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है, जहां स्टेशन मई से अक्टूबर तक पूरे बाढ़ के मौसम में दैनिक बाढ़ की चेतावनी जारी करता रहता है, बताता रहता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहला चीज, हमें बाढ़ का पूर्वानुमान हो जाए तो हम जो है समस्याओं को सीमित कर सकते हैं, और इसका प्रयास भारत सरकार द्वारा किया भी जा रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, राइट, कि जो हमारा बाढ़ प्रवण राज्य है वहाँ पे पूर्वानुमान के जो है 175 पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, रन ऑफ में अगर कमी कर दें, रन ऑफ मतलब कि रन ऑफ मतलब जितनी दूर तक जो है पानी बहेगा उतनी दूर तक बाढ़ की समस्या होगी। अगर रन ऑफ को सीमित कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब जमीन में इनके घुसपैठ को प्रेरित किया जाए और अफवाह को कम कर दिया जाए, ठीक है। इसको कैसे किया जा सकता है, यानी जल ग्रहण क्षेत्र कर दिया जाए या वनीकरण कर दिया जाए। मतलब जब नदी बहेगी और वहां पे नदी को अवसाद ना मिले, राइट, वन खूब सारे लगा दिए जाएं, तो वन क्या करेंगे, उस जो मिट्टी है, जो सॉइल, इसको बांधे रखेंगे। जब सॉइल बंधी रहेगी तो बहुत लंबे समय तक जब जल वहां से पास भी करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंट्स को अपने साथ कट नहीं कर पाएगा, राइट। यानी जो रन ऑफ है यदि इसको कम कर दें तो अगेन जो बाढ़ से होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी हद तक हम कर्टल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बाढ़ को रोक नहीं सकते, लेकिन बाढ़ से होने वाली चुनौतियों को अवश्य ही काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमें करना क्या है कि हमें रन ऑफ क्षेत्रों में कमी कर देनी चाहिए, और उसके लिए चाहे तो वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा देखिए, बांधों का निर्माण। वैसे तो हम अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बांधों से ही पूरा करते हैं, तो बांध अगर बनाएंगे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को रोक लेगा, राइट। अब वर्षा जल को रोक लेगा या नदियों के जल को रोक लिया जाए ताकि वो शहरी क्षेत्रों में प्रवेश ना करने पाए, राइट। इससे भी कहीं ना कहीं जो बाढ़ की समस्या है वो रुकेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि कई बार जो ये जो बांधों का अतिरिक्त जल है उसको छोड़ दिया जाता है,
तो भी वो अचानक आने वाली बाढ़ का रूप ले लेता है, जैसे अभी दिल्ली ले रही है, जहाँ पे वर्षा भी इतनी हुई नहीं है जिस लेवल का बाढ़ दिल्ली विटनेस कर रहा है, राइट। तो बांधों का निर्माण जहां आपके फ्लड को रोकता भी है, वहीं फ्लड को बढ़ावा देने का भी काम कर सकता है। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर आप चाहें तो बांधों के माध्यम से जो वर्षा के जल हैं, जो वर्षा जल है, इनको रोक के भी रख सकते हैं, ठीक है। और देखें तो देखिए बाढ़ को अधिक संभावना वाली जहाँ जो जो नदियां जहाँ पे अधिक जो है बाढ़ आने की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कोसी गंगा, वहां पे इनकी नदियों के चैनलों को गहरा कर दिया जाए। गहरा मतलब और नीचे के लेवल तक पानी इसमें जा सके, और चौड़ा कर दिया जाए। गहरा भी कर दें, चौड़ा भी कर दें, क्योंकि जब हमें पता है कि कोसी में बाढ़ आ ही रही है, दामोदर जो है बाढ़ का क्षेत्र है ही, तो हम नदियों के चैनलों को गहरा भी कर दें, चौड़ा भी कर दें, इससे भी जो है काफी हद तक प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए नदियों के किनारे कई तटबंधों का निर्माण भी किया है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी और सोन, सतलुज, ठीक है, यहाँ पे ऐसा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जोनिंग क्षेत्र बनाना, बाढ़ मैदान जोनिंग क्षेत्र बनाना भी कहीं ना कहीं इस समस्याओं को समाप्त करने का, इस समस्या को कम करने का, सीमित करने का भी जो है काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए, अगेन आई एम टेलिंग यू कि बाढ़ को रोकने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए कुछ काम किए हैं। जैसे हमारे पास है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन कार्यक्रम, ये 1954 का कार्यक्रम है। इसमें भारत ने बाढ़ नियंत्रण का पहला नीति वक्तव्य 3 सितंबर 1954 को स्थापित किया गया था। इसमें 3 तरह की अप्रोच लगाई जाती है। पहला जो है सीमित, मतलब कम समय के लिए, अल्पकालिक, दूसरा होता है लघुकालिक, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक। मतलब तीनों लेवल पे बाढ़ को के जो समस्याएं हैं उसको प्रबंधित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है तीनों लेवल्स पे। पहले तुरंत क्या करोगे, फिर इसके बाद बाढ़ आ गई तो क्या करोगे, और उसके बाद बाढ़ जब चली भी जाएगी तो दीर्घकालिक उपाय दरअसल क्या क्या होंगे, इन सारी दिशा में आपका 1954 का जो लॉ है वो काम करता है। 2016 में भी एक नया लॉ बनाया गया है, यह है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016। देखिए ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसमें परिव्यय राशि का लगभग 50%, मतलब जितना आपको खर्च करना है उसका 50% वर्ल्ड बैंक लोन के रूप में देता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये जो 50% है ये विश्व बैंक लोन देता है। और इसमें होता क्या है, जल मौसम संबंधी जो डेटा है उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको संग्रहित किया जाता है, और पहले तो इकट्ठा करना हर जगह से पता किया गया, उसको कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद फिर उनका एनालिसिस करेंगे राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर, फिर इसको निर्बाध रूप से लोगों तक पहुंचाया जाएगा इन डेटास को जो इसमें इकट्ठा किया गया है। तो ये जो पॉलिसी है वो है आपके 2016 की पॉलिसी, राइट। तो ये दोनों उपाय आपके सरकार के उपाय हैं। अब ये तो ये है कि जब बाढ़ ना आए इसके पहले, मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ मेजर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होने चाहिए कि अब तो समस्या आ गई, इसके बाद हम क्या करें। देखिए वैसे तो 3 आर की जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होगी। पहला क्या कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले रेस्क्यू करो। रेस्क्यू मतलब पहले तुम वहां से निकालिए, राइट। अब इसके बाद इनको थोड़ा सा रिफॉर्म करिए, रिजुविनेट करने की कोशिश करिए, है ना, ताकि वो जो है, मान लो किसी को चोट लगी हो तो कम से कम आप उसको पहले साधन तो मुहैया कराएं, पहले वहां से निकालो जहां पे समस्या आई है, रेस्क्यू करो, उसके बाद उनको कुछ लेवल का आराम दीजिए, रिलैक्सेशन दीजिए, रिफॉर्म करिए। इसके बाद फिर से इनको क्या करिए, रिहेबिलिटेट, यानी अब इनको फिर से बसाने का प्रयास। तो 3 चरणों में ये काम होना चाहिए। पहले तो वहां से निकाल दीजिए, दूसरा अब इनको थोड़ा सा आराम दीजिए, सुकून दीजिए, क्योंकि जब कोई आपदा झेल के आता है ना तो उसके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो डर कि भाई अब दोबारा अगर ऐसा समस्या होगा तो हम कैसे करेंगे, है ना, और दूसरा क्या है कि वो इतनी भयावह स्थिति से आए तो उसके पास इमोशनल चैलेंजेस भी हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। तो पहले तो दोनों चीजें, यानी हेल्थ के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंस के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है या इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का प्रयास करिए, और उसके बाद कोशिश करिए कि अब इन लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। तो दिस इज द 3 आर जो किसी भी आपदा के लिए अपनाया जाना चाहिए। अगर हम और चीजों की बात करें तो सबसे पहले हमें बचाव कार्य करना चाहिए। अगर कहीं पे आपदा आ रही है तो बचाव, सबसे पहला काम तो यही कि कम से कम जितने लोग भी
अधिक से अधिक लोग, जितने अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके इस आपदा से, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस भयावह स्थिति से बचाया जा सके। दूसरा देखिए कि अगर मान लो वहां से निकालोगे तो हटाओगे कैसे, तो परिवहन व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र बहाल करो। नहीं तो सबसे बड़ी चीज हमने देखा ना, रेलवे, सड़क, ये विकास की धमनियां हैं, राइट। अगर रेलवे, सड़क, परिवहन ये सब चलना शुरू कर दिया जाए तो ज़्यादा आसान होगा लोगों को रेस्क्यू भी करना, और ज़्यादा आसान होगा जो महंगाई जैसी समस्याएं हैं उनको भी रोकना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस तरह की समस्या आने पे परिवहन व्यवस्था की बहाली करी जाए। दूसरा देखिए, जब बाढ़ आएगी तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी कि सुरक्षित पेयजल अब लोगों को नहीं मिल पाएगा। पहले तो पानी की सप्लाई ही खराब होती है, राइट। तो कोशिश करी जानी चाहिए, बिकॉज द वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ एनीवन। तो जो सुरक्षित पेयजल है, कम से कम सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक वाटर, ये उपलब्ध कराया जाए। अगेन बाढ़ आएगी तो बिजली गया, टेलीफोन गया, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। वो अपनी समस्याओं के बारे में, मान लीजिए कोई बाढ़ में फंसा है, एटलीस्ट उसके पास फोन हो तो वो कम से कम सरकार को बता दे। लेकिन होता क्या है कि फ्लड वगैरह आने पे आपकी ये सारी व्यवस्थाएं रुक जाती हैं। तो इनकी बहाली पे काम करना चाहिए। जो लोग आश्रय स्थलों में हैं या जो बाढ़ जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं बंद होनी चाहिए। मतलब भोजन की, कपड़े की, दवाइयों की, ये जो नीड्स हैं ये लगातार फुलफिल होनी चाहिए। अब किसी का किया धरा तो है नहीं, अब अचानक हो ही गया ऐसी प्रॉब्लम, तो कोशिश करना चाहिए उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाए, मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो अपने नुकसान को क्या करें, वापस से गेन कर सकें। इसके अलावा देखिए, जो भी संपत्तियां खराब हो गई हैं, संपत्ति मतलब केवल घर की संपत्ति नहीं, मतलब सरकार की संपत्तियों का भी हनन हुआ होगा, कोई निजी संपत्ति का हनन हुआ होगा, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए फिर काम करना चाहिए कि सो दैट कि वी कैन रिहेबिलिटेट द प्रॉब्लम ऑफ द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अब जैसे हमने कहा फ्लड आएगा तो वो अपने साथ अवसाद यानी गाद लेके आएगा। पानी तो चला जाता है, गाद वहीं रुकी रहती है। तो अब वहां से गाद निकालने का प्रयास यानी अवसादों को हटाने के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा सेक्टर जो इससे प्रभावित हुआ वो तो था आपका कृषि, और कृषि अगर चौपट तो अर्थव्यवस्था चौपट। तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कृषि की बहाली कराई जाए, यानी कृषि के लिए आकस्मिकता योजना हमें रेडी रखना चाहिए कि अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो फिर वहाँ पे कृषि व्यवस्था को कैसे रिवाइव करा जाएगा। तो पहले हमने समझा बाढ़ क्या होता है, फिर हमने देखा कि इससे क्यों बाढ़ आती है, बाढ़ के परिणाम क्या क्या निकलते हैं, राइट। इसके लिए अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए। तो अप्रोच में भी हमने दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस की कि पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए कि बाढ़ ना आए, और अगर बाढ़ आ गई, प्रॉब्लम आ ही गई, तो फिर उससे बचाव के लिए यानी उस के प्रबंधन के लिए फिर हमारे पास उपाय क्या क्या होने चाहिए। तो आज की जो हमारी विशेष श्रृंखला थी रूबरू की, उसमें दरअसल हमने बाढ़ की समस्याओं के बारे में समझा, बाढ़ का आकलन किया। अगले संडे फिर से आपसे मुलाकात करेंगे किसी और इश्यूज़ के साथ और चैलेंजेस के साथ। बाढ़ को लेकर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि बाढ़ को मिटिगेट करने के या बाढ़ के प्रबंधन के लिए और क्या नवाचारी उपाय सरकार अपना सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचारों से सूचित करें, अवगत कराएं, ताकि पता चले कि युवा वर्ग कैसे सोच रहा है इन समस्याओं के बारे में, राइट। कल को जब आप एक्चुअल पोजीशन में होंगे, जब कहीं के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होंगे, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आपको सॉल्व करने होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके हिसाब से कोई और नवाचारी उपाय हो सकता है जिससे बाढ़ की समस्याओं को काफ़ी हद तक सीमित किया जा सके, राइट। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले संडे फिर से आपसे मुलाकात होगी रूबरू में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।